हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। 2025 का जो ये साल है ना, इसकी शुरुआत कई लर्निंग्स के साथ हो रही है। बाजार ने बता दिया कि मैं केवल ऊपर भागने वाला नहीं हूं, अगर आप भूल गए तो मैं नीचे भी आऊंगा। एफआईआई की जोरदार सेलिंग हमने देख ली। ट्रंप की वापसी पर भी बाजार के डायनामिक्स बदले और जियोपॉलिटिकल टेंशन की अंडरकरेंट्स भी हमने झेला, जो अभी बने रहेंगे। इन सब का असर आपके निवेश पर क्या पड़ेगा? और आप अगर उनमें से हैं जो अपनी सैलरी का एक हिस्सा रेगुलरली निवेश करते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर वैसा रिटर्न नहीं मिलेगा जो पिछले 3 साल में मिला है, तो क्या करें? 2025 में कुछ बदलना है क्या, या जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करना है? तो 2025 में निवेश, रिटर्न और सेक्टर्स जिन पर रखिए अपनी नज़र, इन सब पर गाइड करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं बाजार के जाना माना चेहरा ईडलवाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता, जिनसे आज हम 2025 के लिए आपके लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट के टिप्स भी लेने वाले हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि राधिका कुछ शेयर्स बताने वाली हैं। राधिका शेयर्स नहीं बताएंगी, बस आपको निवेश करने का सही तरीका बताने वाली हैं। राधिका, वेलकम टू मनी 9। तो सबसे पहले तो भाई, न्यू ईयर जब होता है तो सब लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात करते हैं। सो आई जस्ट वांट टू गेट अवे विद दिस पार्ट। आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन 2025 के लिए क्या है? Yeah, I have had this New Year resolution for a while that each year I want to enjoy myself a little bit more because मैं काफी time spend करती हूँ काम करने में and all the different things I do, and then I realize at the end of the year साल कहाँ चला गया and मुझे खुद के लिए time नहीं मिला। तो every year I promise कि इस dimension में मैं थोड़ा सा better होने की कोशिश करती हूँ। So that's my ओके, कोशिश। सो लवली। अपने अपने लिए समय निकालना और इन्जॉय करना। वैसे राधिका, मैं आपका बिल्कुल जो एक नया रोल है ना, उस पर पूछना चाहती हूँ। आप बहुत इन्जॉय करती हुई नजर आई थी। आपको मैंने देखा कुछ मॉडलिंग करते हुए, एक बहुत ही जानी मानी जो फैशन डिज़ाइनर हैं, उनके ब्रांड के लिए आप इतने कॉन्फिडेंटली खड़ी थी। मैं हमेशा आपसे फिनेंस की और इन्वेस्टमेंट की बातें करती हूँ, लेकिन आपका ये अंदाज जो था, ये जो तस्वीरें थी, फैबुलस, कंग्रेचुलेशंस। और क्या 2025 में हम राधिका गुप्ता को ईडलवाइज म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ के अलावा स्लैश मॉडल भी कहना होगा? No chance. But I think, one lives one life, my belief is, and उस दायरे में one should stretch the boundaries, जो मौके मिले वो लेने चाहिए, and actually नई नई सीख मिलती है, as you interact with designers, people from other fraternities. I had the same experience in Shark Tank. आप actually कुछ सीखते हैं। I realized fashion और finance में भी काफी commonality है, तो मुझे तो बहुत मजा आया। बट इट स्टॉप्स एट दैट। आई ऑल्सो रियलाइज मॉडलिंग बहुत मेहनत का काम है। बट वी लव्ड योर पिक्चर्स। हाँ, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्लीज़ जाइए राधिका जी के इंस्टा फीड में और देखिए क्या स्टनिंग आप लग रही हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट। लेकिन अब आते हैं असल बात, जो है हमारे दाल भात। ओके, सो आपने दाल भात, यानी भात तो मेरे तरफ, मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ कहते हैं, दाल चावल को बहुत पॉपुलर किया 2024 में। अब क्या लग रहा है, बिरयानी में ग्रेजुएट करेंगे या दाल चावल पर ही स्टिक करना है? दाल चावल इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आप ही ने शुरुआत की, एंड ऑल ऑफ अस वर टॉकिंग अबाउट इट इन 2024। ठीक है कि सिंपल निवेश कीजिए, कॉम्प्लिकेटेड मत रखिए। दाल चावल जैसे सिंपल खाना हमें पसंद है, वैसे ही आपका निवेश भी सिंपल रहना चाहिए। पर 2025 में बिरयानी में हम ग्रेजुएट करें या फिर अभी दाल चावल ही कंटिन्यू करें? Actually, I think there was a lot, I was saying dal chawal in 2024, but people were eating, forget biryani, लोग तो काफी पिकल और चटनी खा रहे थे 2024 में। मुझे तो लग रहा था कि जितने थीमेटिक फंड्स और सेक्टर फंड्स बाजार में बिक रहे हैं, लोग दाल चावल खाना छोड़ दिए हैं। फाइनली आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ दिस करेक्शन, आई वुड से दाल चावल एंड खिचड़ी इज रिटर्निंग टू स्टाइल, एंड इट्स the more volatile the year is, actually, that is when people realize. It's like when you get sick, you realize, and the doctor tells you कि यार बहुत खा लिया बाहर का, अभी घर की खिचड़ी खाओ। It's so when you get sick, you get told the value of dal chawal. The same is true in market. So I think the last 3-4 months people have realized कि portfolio में सिर्फ complicated niche ideas नहीं भर सकते। ठीक है, तो सिंपल आइडियाज। तो अब ये बताइए, 2025 में आप निवेश के लिए 5 बड़े टिप्स जो आप देना चाहेंगे निवेशकों को। 5 बातें क्या आप क्विकली बता पाएंगे हमें? 5 थिंग्स। Okay, so let me see if I have five. So I think सबसे पहले तो going into 2025 बहुत जरूरी है अपनी expectations बाजार से
रीजनेबल और टेम्पर डाउन रखना, बिकॉज पिछले 3-4 सालों में लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं और लोगों के एक्सपेक्टेशंस, मैं गलत शब्द यूज करूंगी बट थोड़ी सी वाहियात हो गई हैं, तो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस टेम्पर डाउन करनी चाहिए बाजार से। इट्स नॉट के नेगेटिव रिटर्न्स मिलने वाले हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस टेम्पर डाउन करनी चाहिए। दूसरा, आई थिंक एज यू टेम्पर डाउन एक्सपेक्टेशंस, इट इज गोइंग टू बी अ ईयर विद अ लॉट ऑफ इवेंट्स, और कभी ट्रम्प का इनॉग्रेशन होगा, कभी कुछ होगा। इनफैक्ट आई थिंक फर्स्ट सेकंड क्वार्टर तो बहुत स्टार स्टडेड रहने वाले हैं। यू शुड पे अटेंशन टू इवेंट्स, बट यू शुड नॉट गेट ऑब्सेस्ड बाय इवेंट्स, बिकॉज आई थिंक 24 में एक चीज हमने सीखी है कि इवेंट्स प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और उनका मार्केट का रिएक्शन प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। सो watch the news, watch lovely people like Priyanka, but don't try to predict the news. Be prepared with your portfolios. I think ये बहुत जरूरी है। थर्ड इज, आई थिंक यू हैव टू कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल। अब ट्रम्प क्या कहेगा, एफआईआई क्या करेगा, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप कितनी सेविंग कर रहे हैं, उसमें से आप कितनी एसआईपी कर रहे हैं, आप उसको कैसे टॉप अप कर रहे हैं, ये सब चीजें ना आपके हाथ में है। तो पर्सनली आई लाइक टू कंट्रोल व्हाट आई कैन कंट्रोल, जो मेरे हाथ में है उसको मैं कंट्रोल करूँ। तो आई थिंक दैट वुड बी माई सजेशन टू इन्वेस्टर्स। फोर्थ इज द बोरिंग वन दैट पीपल हैव फॉरगॉट कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में और कैपिटल मार्केट्स में डेट गोल्ड ऐसी भी चीजें होती हैं, सिर्फ इक्विटी नहीं होता। सो आई थिंक हैविंग अ गुड मिक्स ऑफ फंड्स, using hybrid funds, I think hybrid funds will be a very important asset class in the coming year, जो equity और debt का मिश्रण है। ये 4 चीजें हैं। फिफ्थ इज, इन ऑल दिस माय एडवाइस एवरी ईयर इज, हम बात साल की करते हैं लेकिन थोड़ा डेकेडल, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। सो एज आई एम गेटिंग थिंकिंग लिटिल लॉन्ग टर्म इज गुड। ओके, सो 5 पॉइंट्स, ठीक है। क्विक रीकैप की एक्सपेक्टेशन को थोड़ा टेम्पर डाउन कीजिए, इवेंट्स को देख करके बॉक डाउन मत होइए, इवेंट्स तो होते रहेंगे, कंट्रोल उस पर रखना है जो आप कर सकते हैं, जिसमें निवेश को रोकना तो बिल्कुल भी आपको नहीं है। और साथ ही में आपको जो है लॉन्ग टर्म सोचना बहुत ज़रूरी है, तो इसका ख्याल रखिएगा। राधिका, आप क्या देखती इन्वेस्टर का कौन सा एक बिहेवियरल, आप इंडियन इन्वेस्टर्स को आप एक एडवाइस देना चाहेंगे कि अपने फाइनेंशियल बिहेवियर को, इन्वेस्टमेंट के बिहेवियर को आप पॉइंट आउट करनी चाहेंगे कि ये बड़ी गलती करते हैं? आई थिंक रीसेंट ऑब्सेशन बहुत हो गया, और मैं इन्वेस्टर्स को ब्लेम भी नहीं करती क्योंकि माहौल भी ऐसा हो गया है। सी, यू नो पहले क्या होता था, इतनी इंफॉर्मेशन इतनी इजिली अवेलेबल नहीं होती थी। बट अब क्या होता है प्रियंका, म्यूचुअल फंड का एनएवी तो दिन में एक ही बार आता है, लेकिन आपको लगता है कि वो 5 बार दिखता है, बिकॉज एक कोई फाइनेंशियल पोर्टल पे दिखता है, एक व्हाट्सएप पे लगता है, एक न्यूज पे लगता है। एंड आई थिंक पीपल हैव बिकम, एज डिजिटाइजेशन आई है ना, थोड़ा सा शॉर्ट टर्मिज्म ज्यादा आ गया है वर्सेस इवन 5-7 years ago। तो वो 1 साल का रिटर्न देखना, 6 महीने का रिटर्न देखना, उसको कंपेयर करना, जितने एएमसीज नहीं है उससे ज्यादा एएमसीज कंपेयर करने वाली वेबसाइट्स आ गई हैं। सो ये सब ना थोड़ा सा ओवर एनालिसिस हो गया है। एंड ये सारी चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आई ऑलवेज से द लास्ट 1 year रिटर्न इज द मोस्ट यूजलेस स्टेटिस्टिक इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। उसको बिल्कुल भी नहीं देखना है, 1 साल के रिटर्न को तो बिल्कुल भी नहीं देखना है आपको, और राइट? उसी को लोग देखते हैं। आई एम टेलिंग यू एज एन इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट, मैं बता सकती हूँ कि अगर मेरा फंड किसी भी कैटेगरी में टॉप 3 में 1 year में आएगा, मुझे बहुत सारे पैसे आएंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसी के कोई मायने नहीं होता है। और मैं ये तब कह रही हूँ जब मेरे 1-2 फंड अभी टॉप में है, उसमें मैं तभी भी कह रही हूँ उसकी कोई मायने नहीं है। तो फिर क्या देखें, आप बताइए, आप क्या कहते हो कि क्या देखना है आपको, एक स्कीम को कैसे, आपको सिलेक्शन पैरामीटर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको वो स्कीम करती क्या है, वो किस चीज में निवेश करती है, जैसे मिड कैप में, लार्ज कैप में, और कैसे करती है, वैल्यू स्टाइल है, ग्रोथ स्टाइल है, जो भी है, और उसके बेसिस पे वो स्कीम कब अच्छा करेगी और कब बुरा करेगी, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। वन स्टेटिस्टिक जो मैं देखना चाहती हूँ है इसकी, अगर आप 5 साल एक निवेश करना चाह रहे हैं इक्विटी में, तो उसके रोलिंग रिटर्न्स क्या हैं, इसके बारे में मैंने ट्विटर पे भी काफी बात की है। बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिक कि जो सारे इन्वेस्टर्स उस स्कीम में 5 साल रहे हैं, उनका एवरेज रिटर्न अगर ठीक है, बेंचमार्क से अच्छा है, तो वो स्कीम मुझे ठीक ठाक लगती है। जब मैं अपना खुद का निवेश करती हूँ तो मैं ऐसे देखती हूँ। और दूसरा, वो स्कीम आपके गोल्स के लिए फिट करती है या नहीं।
बहुत सारे लोग जैसे एक सेक्टर फंड ले लेंगे, पीएसयू फंड ले लेंगे, व्हेन दे आर वेरी कंजर्वेटिव, बस उसका रिटर्न देख के। तो वो स्कीम क्या करती है, वो आपके गोल्स को फिट करती है। दूसरी चीज, लोग फैक्ट नहीं खोल के देखते कि स्कीम के पोर्टफोलियो में क्या है। सबसे पहली चीज आप जाके देखिए कि आप जो फंड ले रहे हैं वो होल्ड क्या कर रहा है। ओके, सो टेल मी 2024 काफ़ी जो सेकंड हाफ रहा उसमें इन्वेस्टर्स बहुत परेशान हुए। एफआईआईज की धड़ाधड़ सेलिंग ने इक्विटी बाजार पे इतना प्रेशर डाला और उसके बाद हमने बहुत शार्प रिएक्शन भी देखा, बाजार में रिकवरी भी देखी। सो 2025 ये इस बैकड्रॉप में जब आप देखती हैं तो कैसा रह सकता है? आप इन्वेस्टर को क्या बताना चाहेंगे, किसके लिए वो तैयार रहे? एक्चुअली अगर 2024 को देखो, इट वाज अ वेरी बिजी ईयर। तीन मेजर देशों में इलेक्शन हुए, यूके, यूएस एंड इंडिया। रेट कट का, अनसर्टेनिटी का जो माहौल था वो रहा। जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत थी। उस हिसाब से जो हमने वॉलेटिलिटी देखी है वो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखी। एंड आई थिंक व्हाट आई वुड टेल इन्वेस्टर्स के, प्रियंका, हर साल ना इवेंट्स तो आएंगे। कभी इलेक्शन आएगा, कभी इनकमिंग प्रेसिडेंट का इनॉग्रेशन आएगा, नया प्रेसिडेंट आएगा तो उसकी पॉलिसीज आएंगी। अभी रेट कट का दौरान है तो वो कितने रेट कट करेगा, 2 करेगा या 5 करेगा। तो ऐसा कोई परफेक्ट इन्वेस्टिंग माहौल तो रहता नहीं है जहां वैल्यूएशन भी अच्छे हो, जियोपॉलिटिक्स भी ठीक हो, मैक्रोस भी ठीक हो। फर्स्ट थिंग आई वुड टेल इन्वेस्टर्स इज परफेक्ट एनवायरनमेंट डजंट एग्जिस्ट। सेकेंडली, इवेंट्स पे आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन आई रिपीट, आप उन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और तीसरा, इक्विटी मार्केट में ये जो उतार चढ़ाव है, जिस करेक्शन की हम बात कर रहे हैं, 8-10% करेक्शन आफ्टर 30% रिटर्न, तो करेक्शन भी नहीं माना जाता, तो ये भी नेचुरल है। सो दीज आर ऑल नेचुरल पार्ट्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग। माई फेवरेट लाइन इज, एंड आप मुझे पोएट्री यूज करने की इजाजत देंगे, बट आई ऑलवेज से कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। तो निवेश के सफर में धूप तो होगी। बिल्कुल, चल सको तो चलो। और यही मुझे पूछना है, अभी जो लोग सिप करते हैं, म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं, एक तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जो मैंने रैपअप में नहीं बोला, कि आपने कहा कि म्यूचुअल फंड को सभी लोग इक्विटी में ही निवेश करने का एक जरिया देखते हैं और समझते हैं म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी, और म्यूचुअल फंड इज मोर देन ओनली इक्विटी। डेट है, आपको हाइब्रिड है जिसमें आपको इक्विटी, डेट, गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं, फिर ईटीएफ्स का पूरा एक बाजार है। मुझे ये बताइए, जो लोग सिप करते हैं उनको आप क्या एडवाइस अभी देने वाली हैं इस माहौल में? वो जो पुराने निवेशक जो करते आ रहे हैं उनको कंटिन्यू करना है या थोड़ा सा अभी रुक जाएं? कंट्रोल अभी करने की आपने बात की, कंट्रोल करने में क्या करना है? क्या हम रोक दें निवेश, और अगर हम नया निवेश शुरू करना चाहते हैं तो हम करें अभी शुरू या थोड़ा वेट करना चाहिए? सो आई एक्चुअली थिंक सिप को मैं एक इन्वेस्टमेंट टूल की तरह नहीं, एक सेविंग्स टूल की तरह पहले देखती हूँ। एंड मेरा तो मानना है कि अगर आपका एक गोल है तो जितनी बढ़िया आप सिप बुक बना सकते हैं पर्सनली उतनी बनाए। लाइक आई ऑलवेज हैव अ गोल कि इतने की मेरी मुझे सिप बुक करनी है। अभी एक नंबर है और काफी अग्रेसिव नंबर है, मुझे उससे भी बड़ी करनी है। बिकॉज सिप डिनोट्स कि मेरी जो मंथली सैलरी आ रही है उसमें मैं कितना सेव कर रही हूँ। आई ट्राई टू सेव 90% ऑफ माई पोस्ट टैक्स सैलरी। आई नो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी, बट जितना आप बढ़ा सके करना चाहिए। डाउन टाइम में तो बिल्कुल, पूरे बाजार में तो बिल्कुल सिप को नहीं काटना चाहिए, बिकॉज तभी सिप का फायदा होता है। अगर बाजार सिर्फ बढ़ेगा तो एक्चुअली सिप करने से आपको सिर्फ सेविंग होती है, वैल्यू एवरेजिंग नहीं होती। लेकिन बाजार जब गिरता है तो आपको वही फंड सस्ते दाम में मिलता है, तो सिप का असल फायदा होता है। तो वो तो बिल्कुल ही नहीं बंद करनी चाहिए। ओके, सो बिल्कुल सिप शुरू भी कर सकते हैं, न्यू सिप भी शुरू करने का 2025 सही समय होगा? I think SIP is based on your goals and needs. And as I said, one thing is कि 2025 में I hope सबकी तरक्की हो, इंक्रीमेंट्स हो। जैसे आपकी आमदनी कमाई बढ़ती जाए, आप अपना सिप क्वांटम जरूर बढ़ाइए। तो इनफैक्ट मैं तो मई में, एंड में, एट द एंड ऑफ मई, हमारे यहाँ तो अप्रेजल सीजन कंक्लूड्स देन, तो जब नई सैलरी बोनसेस वगैरह पता होते हैं, मैं तो अपने सारे सिप अमाउंट्स वंस अ ईयर रीसेट करती हूँ। ओके, सो मुझे एक बात बहुत ज़रूरी ये पूछनी थी। आपने थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स की बात की, ठीक है? सो 45 थीमेटिक स्लैश सेक्टोरल फंड्स जो हैं वो 2024 में आए, ठीक है? बहुत अच्छा खासा निवेश उन्होंने इकट्ठा किया। जब एम्फी के हम मंथली डेटा देखते हैं ना, जून में तो सबसे ज़्यादा पैसा इसमें आया था। सो
आप सारे लार्ज स्मॉल कैप सारे फंड्स में देखिए और थीमेटिक में देखिए वहाँ इतना पैसा आ रहा है और सब में इतना 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 आ रहा है, यू नो। सो ये थीमेटिक और सेक्टोरल को लेकर ये फिक्सेशन जो रहा है, पर कुछ सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म भी किया, फिर बाद में जाके लगाड़ हो गए। तो वहाँ पर निवेश करने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे, किसके लिए आपको सही लगते हैं? क्योंकि अगर आपकी इंडस्ट्री ला रही है तो कुछ सोच कर ही ला रही है ना, कि लोग उसके तरफ आएंगे। अगर आप एक लेकर आएंगे थीमेटिक तो लोग आएंगे ही उसमें निवेश करने। तो देखिए इस पे मेरा, एंड बाय द वे इट्स नॉट दैट आई डोंट रन एनी thematic funds or sector funds, but तो it's not that I'm not representative of that industry. It's, I'll tell you my point of view on this. Thematic funds में कोई problem नहीं है, but there are few things to keep in mind. सबसे पहले तो जो हमने दाल चावल की बात की, या आपके पोर्टफोलियो का दाल चावल नहीं है, या आपके पोर्टफोलियो का अचार पापड़ ये सब है, और वो होना चाहिए। 20% तो आप भी खाते हैं, नहीं तो आप भी बोर हो जाएंगे, राइट? सो दे आर मेंट टू बी tactical, but that quantity has to be controlled, right? The problem is if 70% of your portfolio is a thematic fund, then you have a problem, because हमने देखा है थीम एक तो आती है, sometimes people buy the theme कब, जब उसके recent returns बहुत अच्छे होते हैं। For instance, if you look at a theme like PSU equity, इस कैटेगरी ने 10 साल तक रिटर्न नहीं दिया, लेकिन एक साल में 100% रिटर्न दिया। अब फंड्स कब आए, लोगों ने पैसे कब डाले, जब 10%, जब 100% रिटर्न मिला। सो थोड़ा सा टॉप ऑफ द साइकिल का टेंडेंसी होता है। दूसरा, लोगों को पता नहीं होता कि निकलना कब है। इफ यू कैन एंटर एंड एग्जिट थीम्स एट द राइट टाइम, देन दिस इज ग्रेट, बट लोगों के लिए मुश्किल होता है। सो विच इज वाई स्मॉल क्वांटम इज गुड। सेकेंड, आई ऑलवेज से थीमेटिक फंड्स में भी अलग तरह के थीम्स होते हैं। कुछ ऐसे थीम्स होते हैं प्रियंका जो फिर भी थोड़े ब्रॉड बेस्ड होते हैं। फाइनेंशियल्स है, टेक है, कंजम्पशन है, एंड आई हैव सम ऑफ दीस फंड्स, आई डोंट हैव सम ऑफ दीस, सो आई एम रीजनेबली अनबायस्ड। वो फिर भी ब्रॉड बेस्ड होते हैं। इंडियन इकोनॉमी में अगर फाइनली इकोनॉमी अच्छा करेगी, फाइनेंशियल्स ठीक करेगा, टेक करेगा। बट कुछ बहुत नैरो थीम्स आने लगे हैं विच आर लाइक लिटरली आंवला पिकल, वेरी वेरी नैरो थीम्स। 10 स्टॉक जिसमें से 3 स्टॉक 40% पोर्ट, उनमें ज्यादा डर लगता है। ओके, सो डाइवर्सिफिकेशन का राइट मिक्स होना चाहिए। अचार हम बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो अचार की मात्रा जैसी होती है वैसे ही आपको सेक्टोरल और थीमेटिक ज़रूर रख सकते हैं, पर एक बैलेंस होना चाहिए पोर्टफोलियो में। अब क्योंकि राधिका मेरे साथ हैं, तो राधिका मुझे ये बताइए, आपने कहा लॉन्ग टर्म, हमने आपकी बात मान ली, लॉन्ग टर्म के लिए हम निवेश करने वाले हैं, 5 से 10 साल के लिए मैं निवेश करना चाहती हूँ। लेट्स से 5 से 10 भी नहीं, मैं 10 साल के लिए अगर निवेश करना चाहती हूँ, 2025 में अगर मैं निवेश शुरू करूँगी, सो 10 साल के निवेश के लिए मुझे अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या रखना चाहिए, और 10 साल के बाद मैं 5 करोड़ का फंड इकट्ठा कर पाऊंगी? Well, that depends on आपने शुरुआत किससे की है। You can run a quick SIP calculator to see कि अगर, and आप जब ये कैलकुलेटर्स हमारी वेबसाइट पे बैठे हैं, ये कैलकुलेटर्स, आप जब ये कैलकुलेटर्स बनाए तो बड़ा रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम करिए, बिकॉज इनपुट वैल्यू क्या होंगी, आप महीने में कितना बचाते हैं और रिटर्न कितना अज्यूम करते हैं। आप मेरी मानिए तो 12 से 13% का रिटर्न डालिए, इक्विटी रिटर्न जो होता है, और डिसाइड करिए कि आपको महीने में कितना SIP करना है 5 करोड़ तक पहुंचने के लिए। एक नंबर आपको मिलेगा, वो हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। सो दैट इज माय एडवाइस, बट हो सकता है, इट्स नॉट अनडूएबल। प्रियंका, आपका दूसरा सवाल क्या था, वो मैं भूल गई। किस तरह का मैं स्कीम, किस तरह की स्कीम्स चुनूं, कितनी स्कीम्स मेरे पास होनी चाहिए, और किस तरह की स्कीम्स इस समय, कुछ स्कीम्स अगर आप बताएं कि जिनका फोकस का किन कैटेगरीज में जो मुझे अपने पोर्टफोलियो में डालनी चाहिए 2025 की शुरुआत में। See, 5 साल is long term, but it is not super long term. It is not 10 years. So I think you can do for 5 साल 2 kinds of schemes. One is you can do equity schemes that are like flexi cap or multi cap. इनमें mid और small cap का मिश्रण है, लेकिन they are not the cheapest. तो एक ठीक mix है, लेकिन dominant नहीं है, और large cap भी है. So you can do either flexi or multi cap or large and mid cap. These 3 categories are very good. अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, आई स्ट्रांगली रिकमेंड आइदर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। आप इस कैटेगरी से भी कुछ उठा सकते हैं। हमने डेट की बात की, दिस इज अ वेरी टैक्स एफिशिएंट वे टू होल्ड डेट। आई थिंक इन कैटेगरीज में आपका दाल चावल बन जाएगा। थर्ड थिंग यू कैन पिक इज ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड, लाइक लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड।
ओके, एंड व्हाट अबाउट अगर कोई 50,000 मान लीजिए महीने में अर्न करता है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे कि 50,000 में कितने की उसे सिप करनी चाहिए? आपने जैसे कहा कि आप अपनी सैलरी का तो 90% जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, पर वो सबके लिए मुमकिन नहीं है। वो पर तो क्या मेरा मुमकिन। आपकी क्या एडवाइस होती है? आई एम श्योर आप बहुत सारे यंगस्टर्स से घिरी होती होंगी जो आपके आसपास होंगे, जो काम करते होंगे, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देती हैं? I try and tell them start with 20% post-tax savings. Now again सबके लिए possible नहीं होता. Start with 20 and try to take it up to 30-40%. That would be a very good outcome अगर आप ये कर पाए. अब सबकी कुछ लोग EMI देते हैं, कुछ लोगों की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, कुछ लोग डबल इनकम नो किड्स होते हैं, तो एक फॉर्मूला नहीं होता. बट आई ऑल्सो ऑलवेज से कि अगर आपसे 30 नहीं होता, 20 नहीं होता, आप 5 से शुरुआत कीजिए. आप अमाउंट से, जो मैं कह रही हूँ ना, उससे ओवरवेलम मत होइए. शुरू करिए. ओके, शुरू कर दीजिए। अब ये बताइए कौन से वो सेक्टर्स हैं जो आप आई कर रही हैं, वॉच कर रही हैं 2025 में? सो आई थिंक काफी सेक्टर रोटेशन हुआ है पिछले 4-5 महीनों में. खासकर अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल फेवरेट्स लाइक कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स, डिफेंस एक्सेट्रा. तो हमने भी पोर्टफोलियोज को थोड़ा निम्बल होके रिबैलेंस किया है. इंडस्ट्रियल्स अभी भी है लेकिन कम मात्रा में है. थोड़ा टेक्नोलॉजी, हमने एक फंड लॉन्च किया था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियोज में काफी बढ़ाया है. कंजम्पशन वी आर लुकिंग एट वेरी क्लोजली एज रूरल इकोनॉमी पिक्स अप. एंड फाइनेंशियल्स में लेंडर्स को देख रहे हैं. ओके, फाइनेंशियल इज़ वन ऑफ द फेवरेट ऑफ ऑल द कंपनीज राइट नाउ आई थिंक, क्योंकि वहाँ लगता है आप लोग को ग्रोथ पोटेंशियल है. एक मैं इकोनॉमी पर भी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, ठीक है? जीडीपी गिरावट पे है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रेट कट पे एक लल है. अमेरिका ने भी कह दिया भाई कि वो रेट कट को स्लोली लेने वाले हैं. तो यहाँ पे आप अभी इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या चैलेंजेस देख रही हैं, और बजट में आप क्या सुनना चाहेंगी राधिका? So I think the couple of things. देखिए, इकोनॉमी में फाइनली Q2 एंड Q2, लेट मी जस्ट से Q2 थोड़ा सा एक स्लो क्वार्टर रहा है. दूसरा एक इलेक्शन क्वार्टर रहा है, तो Q1 Q2 में जितनी सरकारी स्पेंडिंग होनी चाहिए थी शायद वो नहीं हुई है. वी आर होपिंग कि सरकार जितना स्पेंड उसने बजट किया था उतना स्पेंड करे, दैट नेक्स्ट ईयर द गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट्स किकिंग ऑफ. प्राइवेट कैपेक्स का भी नंबर थोड़ा पिकअप हो, क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हो. सो दिस आई थिंक विल हैव टू किक इन टू एक्शन नेक्स्ट ईयर. नहीं तो आपका अर्निंग्स पिकअप नहीं आएगा. एंड फाइनली बाजार मूव्स बिकॉज ऑफ अर्निंग्स पिकअप. और बजट से आपका एक्सपेक्टेशन, एनी विश लिस्ट ऑफ राधिका गुप्ता? I think one budget is an execution document. So firstly I think for the last few years इन्होंने काफी अच्छा काम किया है कि you don't need to see massive change in every budget. जो कमिट किया है, फिस्कल डेफिसिट का पाथ, फिस्कल प्रूडेंस होनी चाहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होना चाहिए. दे कमिटेड टू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन द जॉब्स फ्रंट. आई थिंक जॉब्स कंटिन्यू टू बी एन एरिया जहां फोकस रहना चाहिए. सो फिस्कल प्रूडेंस, continued work on capital expenditure to the extent that it's possible, thoda work on the rural side of the economy, continuation on what they said on jobs, and no major changes in taxation. ओके, नो मेजर चेंजेस, क्योंकि अब पिछले बार आपने काफ़ी अच्छे से समझाया था जब डेट म्यूचुअल फंड में चेंजेस हुए थे, मुझे अभी भी याद है. सो व्हाट इज द फ्लेवर 2025 में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए? क्या फ्लेवर ऑफ द सीजन क्या रहने वाला है? I hope in a year with a lot of headline events, I'm sure there will be headline events, it's a more peaceful year for mutual fund investors. A more moderate year for mutual fund investors is not bad for anybody. तो 68 लाख करोड़ का यूएम है अभी, आपको लग रहा है 1 लाख करोड़ हम पहुंच जाएंगे क्या? So it's a question of time. I actually think by 2030, you even just equity AUM of the industry will be 1 to 1.2 lakh crore. So इस 67 में से I think 40 लाख equity है. मुझे लगता है वो 3 गुना हो जाएगा. We could be a 1.5 to 2 lakh crore industry in 5-6 years. I think आपकी सिप बुक 90,000 से 1 लाख करोड़ हो सकती है. So म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री I think अभी तो पार्टी शुरू हुई है. ओके, एक आखिरी सवाल. एफआईआईज ने बहुत डराया. एफआईआई से डरने की बात है या नहीं? क्योंकि साथ में जब एफआईआई डरा रहे थे तब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बड़ा भरोसा दिखाया. तो एफआईआई का आना जाना लगा रहेगा? वो लगा रहेगा और उनकी अपनी वजहें हैं. एंड आई होप एफआईआई इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया गोज अप. बट
आई थिंक हार्टनिंग फैक्ट ये है कि एफआईआईज ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा निकाला अक्टूबर नवंबर में, कोविड से ज्यादा, फाइनेंशियल क्राइसिस से ज्यादा। लेकिन कोविड में मार्केट 30% गिरा था, फाइनेंशियल क्राइसिस में 50% गिरा था, अभी हम 10% करेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी अगर आप रिटेल कंट्रीब्यूशन प्लस हमारा कंट्रीब्यूशन एज डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस देखें, वो एफआईआई से ज्यादा है। तो इट इज नॉट दैट एफआईआईज आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट दे आर नॉट द ओनली पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। हम भी अपने मार्केट को आत्मनिर्भर बना ही रहे हैं। वेरी नाइस। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है इसी नोट पर। थैंक यू सो मच राधिका। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अब मुझे लगता है 2025 में हम आपके और भी कुछ नए अवतार देखेंगे। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सो राधिका गुप्ता अपने नए अवतार में तो हैं, लेकिन जोश निवेश को लेकर वही पुराना। इंडिया स्टोरी पर भरोसा है और ये भी भरोसा है कि अभी आपको सिप करते रहना है, तो अपने निवेश को रोकना नहीं है। 2025 में आपको रिटर्न जो है पहले के मुकाबले उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलते रहेंगे, और इसीलिए अभी सिप बिल्कुल भी ना रुके, निवेश करते रहिए। हैप्पी न्यू ईयर मनी 9 की टीम की तरफ से। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।